बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव के अंदर एनडीए की वहाँ पर सरकार बनी, नीतीश कुमार के साथ नीतीश जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आरोप लगे और राहुल गांधी लगातार वहाँ पर जाते रहे कि भैया वोट काटे जा रहे हैं और एसआईआर हो रहा है और एक एक घर में पता नहीं कितने वोट मिल गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें दिखाया कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी वो पूरी तरह मैनिपुलेटेड थी, जबकि लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे, लोगों के जो फील थे, जो एग्जिट पोल्स आए वो 99% एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। फिर उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें नायब सिंह सैनी जी का वो विजुअल भी दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास सारे इंतजाम है, आप चिंता मत करिए, हमारी सरकार बनने जा रही है। और ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट से 1 से 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उन्होंने वीडियो के तहत दिखाया कि किस तरह से एक विदेशी महिला जिसके इतनी जगह पर वहाँ पर वोट पाए गए। तो बेसिकली सीधे तौर पर उनका आरोप था कि वोट चोरी करके और ईवीएम्स को मैनिपुलेट करके ही, हालांकि इसका तथ्यात्मक प्रमाण तो नहीं है, ये तो सिर्फ उनकी तरफ से आरोप है। आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे देते, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि क्या वो सही कह रहे हैं या बस हार गए तो अपनी खिजाहट मिटाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के साथ में एक स्थिति ऐसी बन गई है कि बहुत लंबे समय से वो अपने अंदर के ईमानदार आकलन से बचना चाह रहे हैं। सेल्फ इवेल्युएट कर लें, अपने सेल्फ ना तो एनालिसिस, संगठन का कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर लें पहले, ना नेतृत्व का कर रहे हैं। और वह हमेशा अपने संगठन की और नेतृत्व की कमजोरियों से ध्यान हटाने के लिए वो विषय भटकाते हैं। कभी संविधान बचाओ के विषय को लेकर के, जब उनकी पार्टी के अंदर ही G23 को चिट्ठी लिखते हैं तो वो यात्रा करने निकल जाते हैं। तो वो संगठन के अंदर की जो कमियां हैं कि उनके लोग बूथ स्तर पर, उनका संगठन पूरे हरियाणा प्रदेश में 7 साल तक जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से नीचे की इकाइयां नहीं बना पाए, जिला अध्यक्ष ही नहीं नियुक्ति कर पाए। बिल्कुल, तो ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां नहीं हुई, उस पर मतलब जिला प्रदेश से नीचे कुछ बना ही नहीं। तो क्या कोई 100 साल पुराना राजनीतिक दल और देश पर इतने लंबे समय राज किया हो, वो अपने संगठन की इतनी स्थिति भी बना करके बचा करके नहीं रख सकता? तो वो अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने के लिए नए नए विषयों को शुरू करते हैं। वो उनका केवल ये भटकाने की रणनीति मात्र है अपने स्वयं की कमजोरियों से। आज भी कांग्रेस में स्वर उठ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आज भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, रोज़ हम बयान पढ़ते हैं कि ये एक एसआईआर तो कांग्रेस के अंदर ही हो जाना चाहिए कि कौन वास्तव में कांग्रेस का समर्पित है और कांग्रेस के निष्ठा रखता है, कौन नहीं रखता है। ये तो मुझे लगता है बहुत सारे कांग्रेसी चाह रहे होंगे। एक पर्जिंग कांग्रेस में भी हो कि कौन घुसपैठिए हैं, कौन भीतर घाती हैं, कौन कांग्रेस में। हरियाणा में तो मजाक बना रखा है। एक बार जो है राज्यसभा का चुनाव में कभी स्याही खेल हो जाता है, कभी पेन नहीं चलता, कोई जो है वोटिंग नहीं होती, तो गलत हो गई इधर उधर। तो मतलब कांग्रेस में तो मजाक बना हुआ है। तो कांग्रेस ना तो पार्टी के तौर पर नजर आती है, ना विचारधारा के तौर पर नजर आती है, ना संगठन के तौर पर नजर आती है। कुछ सत्ता लोलुप, सत्ता पिपासु परिवारवादी राजनेताओं का गिरोह से अधिक कांग्रेस का आज समाज के अंदर कोई और चित्रण नहीं दिखाई देता। कोई लक्ष्य लेकर आज कांग्रेस के नेता कोई बात नहीं करते हैं। न वो विकास की बात करते हैं, न वो देश की बात करते हैं, न सर्व समाज की बात करते हैं, न कोई रोजगार की बात करते हैं, न कोई नीतियों की बात करते हैं, न कार्यक्रम की बात करते हैं। कुछ भी उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। उनके परिवार का वोट चोरी की बात करते हैं, उनके मतलब वो भी विषय भटकाने के लिए। क्योंकि जो परिवार दिल्ली में बैठा परिवार, हर राज्यों में बैठे हैं, वो अपने परिवारों की राजनीति कैसे बनी रहे, नई पीढ़ी में कोई नया नेतृत्व कांग्रेस में नहीं आए, उसके लिए वो सारा जोड़ जुगाड़ में अपना चक्कर में लगे रहते हैं कि जनता कभी न कभी भ्रमित होकर के उनको जो है उनके छीका टूट जाए, उनके भाग्य का, ये इस ताक में रहते हैं। आपने वो बात कही कैप्टन साहब की, कांग्रेस वाले अक्सर ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान भटकाने के लिए एक मुद्दा चल रहा होता है, देश उस पर बात कर रहा है, देश उस पर सवाल पूछ रहा है, वो मुद्दा भटकाने के लिए दूसरा टॉपिक आगे ले आते हैं कि यार लोगों का ध्यान भटका दो। तो आपका कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी यही काम कर रही है? बीजेपी रोज काम कर रही है, उनको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी
पूरी दुनिया के विषयों को डील करते हुए 140 करोड़ लोगों के विषयों को रोज डील करते हुए भी देश की जनता से मन की बात के माध्यम से सामान्य से सामान्य व्यक्ति की छोटी से छोटी बात के भावनाओं को स्वर देते हैं, वो मुख देते हैं। और देश में कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके सितारे, जो पद्म अवार्ड जो थे, जो सुरक्षित थे लुटियन दिल्ली के गैंगस्टर्स के लिए, और वो पद्म अवार्ड्स को किस प्रकार से डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटाइज किया है, एक छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ। और उसके अलावा पार्टी के कार्यक्रम, कभी हमारा तिरंगा यात्रा हो रहा है, कभी हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम रोज हर विषय पर पार्टी के निरंतर चल रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं, और इस बात से मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी सहमत देखें, हूं। सीख लें। अगर वो पार्टी चलाना चाहते हैं तो सीख लें, ना सीखना चाहते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं, तो ध्यान में आ रहा है वो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो कैप्टन साहब एक बात अभी अक्सर मुखरता से उठने लगी, और आम जनता में बोलचाल में लोग कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी अब अधिकारियों की पार्टी रह गई है। उनकी जमात में बड़े नेता हैं जो अधिकारी कह लो, नीचे कर्मचारियों की जमात गायब है। जिसको आप सैनिक कहते हैं, जिसको आप फौज कहते हैं, वो तो गायब है। या तो अधिकारी, आप तो अच्छी भाषा प्रयोग कर रहे हो, सीधी सीधी कहते हैं सरगना है, गुर्गे कम हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो अभी हरियाणा के अंदर भी और बाकी जगह पे भी सब लोग कहने लगे, और राजनीतिक गलियारों में आम चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इस समय अधिकारियों की पार्टी है। अधिकारी यानी कि वरिष्ठ और बड़े नेताओं की पार्टी है। जंग जीतने के लिए जिन सैनिकों की और कर्मचारियों की जरूरत है, वो कर्मचारी और जो नीचे के सैनिक है वो गायब है। सिर्फ अधिकारियों की पार्टी रहेगी और उनमें पद की लड़ाई चल रही है। आप कुछ ज़्यादा ही उदार हो रहे हैं। कांग्रेस को लेकर के आज आम धारणा ये है कि कांग्रेस जो है वो एक गिरोह के रूप में काम कर रही है। गिरोह के कुछ सरगना हैं और कुछ गुर्गे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो केवल और केवल लूट के चक्कर में राजनीति के मैदान में खड़े हैं। तो कांग्रेस तो गिरोह और सरगना और गुर्गे का दल है। आपका इशारा किस तरफ है? वैसे तो खैर सब जानते हैं आपका इशारा किस तरफ है? कहीं भी देखें, कहीं भी आप देखेंगे जी, और हरियाणा में तो विशेष रूप से देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति है, वो कोई भी विषय, प्रदेश के किसी विषय को गंभीरता से न सदन में चर्चा करते हैं, न सदन के बाहर करते हैं। सारा दिन उन्होंने अपने गुर्गों को सुपारी देकर के इस काम पर लगाया हुआ है कि वह गाली गलौज की राजनीति करें, और जितनी गाली दें उतना उनको जो है इनाम देने की बात चलती है। मेहनताना। तो ये हमने पूरे देश भर में राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। इस प्रकार की गाली गलौज की संस्कृति मुझे कहीं किसी भी प्रदेश में आपस में राजनीतिक विचारों का मतभेद, लेकिन एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, और वो लोग देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए निकले हुए हैं। अपने अपने दल संगठन हो सकते हैं, अपना अपना विचार हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन बहुत ही जीवन समर्पित करके राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग, किसी भी दल में हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा जो भाषा संस्कृति दिखती है, मुझे सदन में हैरानी होती है। गरिमा होनी चाहिए कि गरिमा, और सदन की गरिमा नहीं, परस्पर मान सम्मान नहीं। मैं हंस रहा था कि सदन में बहुत वरिष्ठ लोग भी इस प्रकार की बात कर जाते हैं कि विषय चल रहा है और वो बात कुश्ती लड़ने की कर लेते हैं कि आ जाओ अभी पटक देंगे। ये एक हरियाणा में एक ऐसी, जहाँ पर चर्चा तर्क के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर हो बात होनी, हाँ, तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बातें होनी चाहिए। राजनीति में आरोप भी लगते हैं, बिल्कुल, आरोप के भी तर्क और तथ्य और आंकड़े जी, उनके साथ में। हमने भी राजनीति की है। हमने 2014 से पहले कोई भी कांग्रेस की सरकार के संबंध में जो विषय हमने मीडिया में रखे, बाकायदा सबूतों के साथ रखे, न्यायालय के निर्णयों के टिप्पणियों के साथ रखे। हमने अखबारी खबर को भी आधार नहीं बनाया, उसके पीछे को तथ्य फाइल लेकर के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे। लेकिन आज तो ऐसे छोड़ रखे हैं कि जैसे कोई भी कुछ बस गाली गलौज दे के आ जाओ, बात यहीं तक करनी है, क्योंकि नेता यही काम करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा अफसोस नहीं होता कि अपने साथ देखें कि लगभग देखिए 4 दशक के आसपास की, मुझे लगता है 1990 से आप एक्टिवली पॉलिटिक्स में हैं, और 1990 के शुरुआती दौर से आज जो राजनीति का जो स्तर हुआ है,
पहले जो आपने बात की, और मैं उस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि पहले जब विधानसभा के सत्र होते थे, सत्रों के अंदर आंकड़ों पे और तथ्यों पर बड़े सम्मानजनक तरीके से बात होती थी, और अगर वाद संवाद भी हो रहा है तो बड़े तरीके से होता था। लेकिन आज बिलो द बेल्ट हिटिंग का ट्रेंड हो गया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग और गरिमाहीन जिसको बोलते हैं कि ऐसी भाषा, शब्दावली का प्रयोग, वो व्यक्तिगत कटाक्षों तक आ गई है। मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी आज परिवार के सदस्यों को टारगेट किया जाने लगा। आज किसी व्यक्ति विशेष के राजनीति के अलावा अगर कोई और काम कर रहा है उसको टारगेट किया जाना है, और उनके चरित्र हनन का जैसे लाइसेंस मिल गया और राजनीति में आना। आप जब इस 4 दशक की राजनीति को देखते हैं तो आज आप आकलन करते हैं तो आपको व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा अफसोस नहीं होता कि राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है? देखिए, राजनीति देखते हुए तो निश्चित तौर पर मुझे 4 दशक से अधिक हो गए। जी हिस्सा लेते हुए मुझे 27 साल पूरे हो गए। जी 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 मैंने राजनीति को बहुत ही नज़दीक से समझने का प्रयास किया। जी हरियाणा की राजनीति जो है वो परिवारवाद के, उसकी राजनीतिक संस्कृति जो है जी वो परिवारवाद के भेंट चढ़ गई। जी और कभी भी हरियाणा में एक इस प्रकार का अच्छा वातावरण जो विधायिका के अंदर हो, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, तो एक उच्च मानदंड मर्यादा के उसके साथ राजनीति हरियाणा में नहीं हो पाई। शुरुआत से ही कुछ परिवारों ने ही, छोटा राज्य था, इस प्रकार का आधिपत्य अपने अपने क्षेत्र में बना लिया कि अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए नए, योग्य, सक्षम, पढ़े लिखे और सभ्याचार के साथ में बात करने वाले और सही विषयों पर बात करने वाले लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, सारा प्रपंच इस चक्कर में लगाए रहे। सब ने अपने अपने जो सुपारी किलर जो है वो पाल लिए, और जो भी कोई पढ़ा लिखा, जो कोई या कोई तरीके से बात करने वाला व्यक्ति या कोई अच्छे सामाजिक व्यक्ति को राजनीति में सक्रिय हुए। मैंने 1970 के प्रारंभ के दशक के आर्य सभा के उस मूवमेंट को भी मैंने ऑब्जर्व किया। उनके शायद 6 विधायक चुन करके आए थे जी कि किस प्रकार से उनको किसी को मोडा कह करके कर दिया, किसी को बाबा कह के कर दिया, कि मतलब किसी तरह से अपमानित करना है और उसको हतोत्साहित करना है कि उसको वो घर बैठ जाए। वो सेंसिटिव कोई भी आदमी होगा, जो बेशरम होगा वो तो सेंसिटिव नहीं होगा। तो वो निर्लज्जता के साथ में एक ऐसा वातावरण बना हरियाणा में जिसका कमोबेश सभी राजनीतिक परिवारों ने उपयोग किया। इसलिए राजनीतिक भाषा, क्योंकि उनकी स्वयं की ना कोई बहुत बड़ी शिक्षा उस तरह की थी और न उस प्रकार का उनका कोई उपलब्धियां थी, न सामाजिक व्यवहार थे, कि उनको मालूम था कि समाज के अंदर से हरियाणा प्रदेश में देश के इतने बड़े बड़े महान लोग हरियाणा ने दिए हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी आज हरियाणा प्रदेश के गांव से हैं। जी 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 तो हरियाणा में प्रतिभाओं की कमी नहीं रही, सामाजिकता की कमी नहीं रही, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान लोग वो हरियाणा से निकले हैं। लेकिन उनको राजनीति के अंदर वो जो काबिलियत है राजनीति में, वो काबिलियत को हरियाणा के अंदर कम स्थान मिल पाया। और उसका कारण है कि ये जो सरगनाओं के जो गुर्गे जो शाम को गाली गलौज का मेहनताना लेने के लिए पहुंचते हैं, कि आज मैं ये वो संस्कृति, आज मैं ये काम कराया जी। तो मैं अब निराश नहीं होता और अब दुखी नहीं होता, और उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि हतोत्साहित भी नहीं होऊंगा। इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने अगर ये बीड़ा उठाया है तो मुझे ऐसे लाखों नौजवान देख रहे हैं कि ये अपने इतने सुख समृद्धि के होने के बावजूद भी ये संघर्ष करता रहा। तो ये राजनीतिक जो क्षेत्र है ये कंटकाकीर्ण मार्गम, ये कांटों से भरा मार्ग है। तो इसमें तो संघर्ष करना ही होगा, और ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं इनसे जूझना ही होगा, पार पाना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि मैंने अपने परिवार की कोई विरासत की राजनीति नहीं कर रहा, बिल्कुल मेरे परिवार में कोई नहीं है, लेकिन मेरी विरासत हरियाणा का वो योग्य, सक्षम, पढ़ा लिखा हर वो 36 बिरादरी का नौजवान है जिसको
अपनी योग्यता के आधार पर राजनीति के शीर्ष पर होना चाहिए था, जिसको अवसर नहीं मिले क्योंकि उनको दबाया जाता है, उनको जैसे कि आपने राजनीतिक कहा परिवारवाद के चलते हुए संगठनों सक्षम के लोगों को नाम पर आगे- दबाया जाता है, उनको रोका जाता है, उनको दबाया इस तरह से जलील करके, बेइज्जत करके उनको कोशिश की जाती है हतोत्साहित करने की, उन लोगों के लिए कि वो पीढ़ी खड़ी हो जाए। वो पूरे जीवन का संकल्प रहा है कि ऐसी पीढ़ी हम खड़ी कर देंगे कि हरियाणा प्रदेश जो है वो ये वैदिक संस्कृति की धरा है, ये पूरे विश्व को, जहाँ गीता का संदेश यहाँ से गया है तो फिर से यहीं से वो संदेश निकल सकता है, ऐसी योग्यता हमारे नौजवानों में है।